Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो हमने जो एनडीए और सीडीएस का एक सीरीज़ स्टार्ट करा था, आज उसके हम लगभग एंड में पहुंच चुके हैं। अब बस 3-4 ही लेक्चर्स आने वाले हैं, उसके बाद पूरे फिजिक्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो एटम और न्यूक्लिया के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे मैं केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का ही लेक्चर आने वाला है, उसे मैं वहाँ पर और डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम कुछ बातों को करेंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड बातें हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया इंट्रोडक्शन में। क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, लूसिफस और डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या बताया कि जो भी मैटर होते हैं हमारे चारों तरफ, वो कहीं ना कहीं एटम के बने होते हैं। मतलब अगर आपके पास अभी पेन और कॉपी है तो वो भी किस चीज़ का बना हुआ है, वो एक मैटर का बना हुआ है। फिर जॉन डाल्टन आए, उन्होंने क्या बोला, एक जो कोई भी मैटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो इंडक्टिबल पार्टिकल, मतलब आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। अगर आप एक एटम है तो आप एटम को ब्रेक नहीं कर पाओगे, ये बोलना चाह रहे हैं। फिर जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर आए और इन्होंने अलग अगले अपने अपने थ्योरी को दिया। इन थ्योरीज को हम केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा आपके सिलेबस में फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में है, तो वहाँ पर हम उसे डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। जे थॉमसन आकर के उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ग्लास वैक्यूम लिया और उससे एक्सपेरिमेंट करा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इफ़ ए वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड रे। मतलब क्या, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। ठीक है। फिर प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। प्लम पुडिंग मॉडल में ये बोला गया कि एटम जो वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब जो एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, तो उसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया था। इन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर एटम में 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। मतलब एटम कहीं ना कहीं एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। फिर हमारे सामने आए रदरफोर्ड साहब। उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सोर्स लिया जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को निकाला जा रहा था, और यहाँ पर उन्होंने उसको एक गोल्ड के फॉइल के ऊपर इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो वो सीधी चली गई। मतलब ये अगर एक गोल्ड फॉइल है तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चला गया, सीधा। और बहुत कम ही है जिसमें डेविएशन देखने को मिला। एक्चुअली में होता क्या है कि एक एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके सराउंड में होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए और बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल है जो डेविएट हो गए। इसका मतलब कि बहुत ही कम छोटा सा एक स्पेस होता है जो एटम का न्यूक्लियस घेर के रखता है, और उससे वो लगभग लगभग बहुत ही छोटा होता है, एक एटम के कंपैरिजन में 1000 गुना छोटा होता है। रदरफोर्ड ने उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के बाद अपना एक मॉडल दिया, उसको हमने नाम दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या बातें करी गई, इसमें बोला गया एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोर न्यूक्लियस। तो हर एक एटम के पास क्या होता है, एक कोर न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कन्फाइंड इन ए न्यूक्लियस। तो क्या बोला गया है कि जितने भी मास होता है एक एटम का, वो पूरा पूरा न्यूक्लियस में होता है। मतलब अगर पूरा न्यूक्लियस आप एक हाइपोथेटिकल मानो, ये न्यूक्लियस अगर 10 पिकोग्राम का है तो 9.99 ग्राम ही न्यूक्लियस होगा और 0.01 ग्राम का जो है वो पूरा का पूरा सराउंडिंग पार्ट होगा। तो मैक्सिमम जो वेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। और न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। न्यूक्लियस के चारों ओर ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन तो 10 ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होगा, और एज अ होल ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ होल एटम। और इस थ्योरी का, इस एटॉमिक मॉडल का कुछ लिमिटेशंस भी थे, जो कि लिमिटेशन यहाँ पर लिखा गया है। क्या है वो लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इससे हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, लाइमन बामर पास्टन सीरीज, उसे भी यहाँ से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसके बाद जो हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म हुआ तो फिर हम आगे बढ़े और पहुँचे किसके पास, बोर एटॉमिक मॉडल, नील बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में,
उसका कुछ रेडियस होता है, मतलब ये मान लो आप न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इस सेंटर से इस ये जो ऑर्बिट है इसका कुछ रेडियस होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है अलग अलग फॉर्मूले से। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स वैल्यू सच दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल hn/2π। मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम जो मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ा रखा था वो होता है mvr = nh/2π। इसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। अब मैंने आपको बोला कि जो एटम होते हैं उसके कुछ रेडियस होते हैं, तो उस रेडियस को भी कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। ये आपके एनडीए सीरीज एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। तो बोर के अकॉर्डिंग जो रेडियस होता है उस रेडियस के फॉर्मूले को यहाँ देखिए कैलकुलेट किया गया है कि एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज़ को रखे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी और हमारा जो रेडियस है वो हमारा निकल के आया आर एन, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n², नंबर ऑफ सेल बोल सकते हो या फिर आप नंबर ऑफ इसको ऑर्बिट बोल सकते हो, h², दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, ε0 बाई पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड एटॉमिक नंबर का स्क्वायर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। पाई और ई क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो ये होता है एटॉमिक रेडियस। आपको ना ही यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाएगा, ना ही आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको जो पूछा जाएगा मैं वहाँ पर ये लिख देता हूँ। आपको पूछा जाएगा आर एन क्या होता है, तो आप बोलोगे आर एन होता है 0.59 इंटू n²/z। ये होता है आर एन, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब आप यहाँ पर जो भी चीज़ें कांस्टेंट है उन सभी की अगर आप वैल्यू बैठा दो, आप इसका वैल्यू बैठा दो, 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 तो जो मैंने रेड मार्क किया ये सभी कांस्टेंट है। आप अगर उन सभी का वैल्यू बैठा दोगे तो वो आएगा 0.59 और ये रेडियस आएगा हमारा एंगस्टन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमने निकाल लिया कि रेडियस ऑफ एक एटम का रेडियस कितना होता है, n²/z। अब यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर इन द लिंक बिटवीन टू एटम। तो जो एक एटम में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे एनडी सीरीज लेवल में नहीं पूछा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका हमने क्या देखा, उसका हमने रेडियस देख लिया। अब उसके एनर्जी को भी हम देखेंगे कि इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या टोटल एनर्जी होगा, उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी रेडियस को कैलकुलेट करके दिखाया, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, उसी तरह से आपको भी एनर्जी का डेरिवेशन या एनर्जी का फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा। मैं बस लास्ट में आपको एक बॉक्स दे दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स दिया, इसी बॉक्स को आपको याद करना होगा। आप इसको 50 ही करो, 59 एक्चुअली में हर टाइम पे नहीं होता है, तो मैं इसको 505 एक्चुअली में ये 0529 होता है, तो मैं इसको 50 ही कर देता हूँ। ठीक है, आपके आसानी के लिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका कुछ टोटल एनर्जी होगा, और वो जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सम होगा काइनेटिक एनर्जी का प्लस इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है उसके सम के इक्वल होगा। तो देखिए ये है टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, बीइंग द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन nth ऑर्बिट। तो मान लीजिए आप nth ऑर्बिट का n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो nth ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का वैल्यू होता है वो ये होता है। यहाँ पर ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है एटॉमिक नंबर, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर 4, ये 8 ε0 h² n²। यहाँ पर मैं अभी जिन सभी को रेड मार्क करूँगा वो सभी कांस्टेंट है, और आप अगर इन सभी कांस्टेंट के वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर कुछ निकल के आएगा, और उस वैल्यू को आपको याद रखना है। ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, 8 तो कांस्टेंट है ही, ε0 कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, अगर आप इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो वो होगा -13.6, और हमारा जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, z है और n है, तो -13.6 इंटू z²/n²। तो अभी मैंने आपको बताया रेडियस का फॉर्मूला, और ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला जो कि होता है -13.6 इंटू z²/n²। आप यहाँ पर z का वैल्यू बैठाओ जो कि एटॉमिक नंबर है, और n का वैल्यू बैठाओ जो कि नंबर ऑफ सेल है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो आपको एनर्जी का वैल्यू भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें करी गई है, क्या है वो बातें देखिए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव एन एटम
required to give to an electron in a ground state that atom are said to electron free and this building energy is hydrogen atom। मतलब क्या बोला गया, देखिए कि आयनस एनर्जी क्या है, आप कितना एनर्जी इस एटम को दोगे कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए। आप कितना एनर्जी इस एटम को दोगे कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया गया है जहाँ पर कि अलग अलग सीरीज़ होते हैं। इन सभी सीरीज़ को आपको याद रखना होगा कि अगर आप -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो लाइमन सीरीज़ का होगा। अगर आप उससे कम दो -3.4 दो तो बामर का। इसी तरह से अलग अलग सीरीज़ है। तो सबसे ज़्यादा लाइमन सीरीज़, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ये है ब्रैकेट, फिर ये है पी फंड, ये ब्रैकेट, ये है पी फंड। आपके एग्जाम में मेनली इन तीन से पूछा था कि लाइमन सीरीज़ के लिए एनर्जी कितनी देनी होगी, तो 13.6, बामर के लिए 3.4 और पास्चन के लिए -1.51। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो भी आपको समटाइम पूछ लिया जाता है, जो कि 10.2 के बराबर होगा। और आप बाकी डिफरेंस को भी कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए सिर्फ इसको समझा दे रहा हूँ। मेनली क्वेश्चंस आगे वाले पार्ट से आते हैं जो कि मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। अब ये जो बोर मॉडल है इसके कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस क्या थे चलिए उसे भी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बोला गया इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। इसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को बता पाया, बाकी एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इवन for hydrogen more accurately study observed in the spectral show multiple components some line are could not be explained on the basis of this model। तो कुछ लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम इस मॉडल के बेसिस पे। द इंटेंसिटी ऑफ द इमिशन लाइन सीम टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड बोर मॉडल हैड टू एक्सप्लेन दैट। मतलब क्या, बोर मॉडल ये जो लाइन है इसकी इंटेंसिटी है उसको भी वो क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो मेनली हम लोग हाइड्रोजन एटम को छोड़ के बाकियों का लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली प्रोनाउंसिएशन करते कोई से, और इसको मेनली डी ब्रॉय बुलाता है। डी ब्रॉय ने क्या करा, द डी ब्रॉय सजेस्ट दैट इंस्टेंट ऑफ कंसिडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम वी शुड व्यू देम स्टैंडिंग वेव। हम उससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डुअल नेचर के बारे में बातें यहाँ पर करा। एज लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, जैसे कि लाइट डुअल नेचर होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और उसके पास वेव नेचर भी होता है लाइट के पास, वैसे ही वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय हैज़ गिवन द फॉर्मूला। और डी ब्रॉय के लिए हमने क्या किया, वेवलेंथ का एक फॉर्मूला निकाला जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एटम का क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से किसी भी एक एटम का जो वेवलेंथ वो निकाल सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड लीनियर मोमेंटम, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा और डी ब्रॉय जो वेवलेंथ है उसके बीच में कुछ रिश्ता है। तो जो डी ब्रॉय वेवलेंथ और जो लीनियर मोमेंटम का जो रिश्ता है वो है लेमडा दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लेमडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम। अब मोमेंटम आप जानते हो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप चाहो तो इस मोमेंटम को रिप्लेस करके यहाँ लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा प्लैंक कांस्टेंट को साथ में रखते हुए हमने वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल लिया है। ये दोनों फॉर्मूले से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं nth ऑर्बिट के लिए nh/2π। आप यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिट के लिए जिस ऑर्बिट में बातें करी जा रही है उसका वैल्यू बैठाओ, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आते हैं एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस के बारे में यहाँ क्या बातें करा गया है। देखिए द एटॉमिक न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है अगर आप उसे ध्यान से देखो तो उसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक है प्रोटॉन दूसरा है न्यूट्रॉन। टुगेदर इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के हम एक नाम देते हैं जिसका रहता है न्यूक्लियोन्स। तो इसे हम मिला के क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोन्स। मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली द सेम एज द प्रोटॉन। तो क्या बोला गया है, मास ऑफ प्रोटॉन वो नियरली सेम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और ये दोनों कहीं ना कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 18
36 टाइम्स होते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज विथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कहीं ना कहीं चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी सेम ही होता है, बट द साइन इज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था, नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव होगा, बाकी सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सेम ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। अगर दोनों का और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कोई उसमें चार्ज नहीं होता है। तो अब देखिए, जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी, और दो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही, और एटम भी एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। मान लीजिए किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 ही होगा, उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 10 ही होगा, और उसे हम Z से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं N से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, देखिए न्यूक्लियन को मैंने अभी बताया आपको कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप मिला दो तो आप इसको न्यूक्लियन कहो, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन के ही बराबर होता है मास नंबर। यानी कोई एक एटम है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो 6 ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो 6 ही होंगे, और इसके अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कहीं ना कहीं। तो अगर मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 12 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो यहाँ 6 बैठा दूंगा, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के एटॉमिक मास बोला जाता है, और अकेला नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। आप एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैसे, एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ देखिए एटॉमिक मास जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर के इक्वल है। देयरफॉर एटम ऑफ एलिमेंट आर डिनोटेड बाय, इस तरह से हम लोग किसी एलिमेंट का डिनोट करते हैं। मतलब मान लीजिए एक एटम है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास है ए, तो इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसे मैं केमिस्ट्री में और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, जैसे हाइड्रोजन का H11, H12, H13, मतलब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, बट यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पर 1 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ है ही नहीं, प्रोटॉन है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए डिफरेंट, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए सेम। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। आइसोबार क्या होता है, द एटम हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड एटम आइसोबार। जैसे कि देखिए हीलियम, इसका एक एटॉमिक नंबर 1 ले लिया गया और मास 3, दूसरा हीलियम एटॉमिक नंबर 1 लिया 2 लिया गया और मास 3, तो मास सेम। ये हाइपोथेटिकल मान लीजिए आप, मास सेम बट नंबर इज डिफरेंट, तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, आइसोबार। या आइसोबार के एग्जांपल हो गए। आइसोटोन क्या होता है, द एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे मगर एटॉमिक नंबर का वैल्यू अलग होगा। क्या होगा, मतलब इसको इतना छोड़ो कि 2 आइसोटोन के मैं अगर एग्जांपल लूँ आपके लिए, जैसे कि कार्बन 612, ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, एटम का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन नहीं लेके नाइट्रोजन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन का मैं ले लेता हूँ आइसोटोप ले लेता हूँ, जो कि हमारा क्या है, तो नाइट्रोजन क्या होता है 7, अच्छा नाइट्रोजन क्या होता है 7, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। यहाँ पर मैं आइसोटोप लेता हूँ 13, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे डिफरेंस 7 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे डिफरेंस 7 है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इज सेम इन केस ऑफ आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया।
चलिए आगे जाते हैं। यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मास है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, देर आर 3 डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ मासेस। फर्स्ट यूनिट यूजुअली केजी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एसआई सिस्टम में। इन दिस सिस्टम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन भी कहीं ना कहीं इसके इक्वल ही होता है, सेम। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई है जो कि धुंधली हो चुकी है, शायद आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। फिर बोला गया है केजी इज़ नॉट कन्वीनियंट मेथड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो केजी एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है इसको मेज़र करने का, इसलिए एक नया यूनिट को इस्तेमाल किया गया। द यूनिट को बोला गया यूनिफाइड एटॉमिक मास या यूनिफाइड एटॉमिक मास, या इसको हम लोग AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको U से डिनोट किया गया। U इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 12 इन द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेट। मतलब क्या, अगर आप एक कार्बन लो और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, इस कार्बन को आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इस कार्बन को आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और इसको एक को बाहर निकालो, तो ये क्या है, अब ये पूरा कार्बन नहीं है, ये 1/12 ऑफ कार्बन है, ये 1/12 ऑफ कार्बन है, तो इसको माना गया 1U। इसको क्या माना गया 1U, क्योंकि पूरा को बोला पूरा था 12U, तो 1/12 कितना होगा 1U। तो इसको हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया कि इसको हम 1U बोलेंगे, और इसको अगर केजी में आप कन्वर्ट करो तो 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ये एटम को मेजर करने का यूनिट है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते चीज़ों को और समझते हैं। द थर्ड यूनिट ऑफ इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी मासेस आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग थर्ड जो क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी के केस में मापते हैं, जहाँ की एनर्जी और मास को इक्विवेलेंट बोला गया है आइंस्टाइन के इक्वेशन से। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 1 यहाँ लिखा हुआ है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया, क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेंशन दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये किस साइंटिस्ट ने बोला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस आंसर याद होना चाहिए, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये किसने कहा था, ये नील बोर साहब ने कहा था। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझा जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। से हमने क्या ड्राइव नहीं कर पाए हम, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है, इसको हमने ड्राइव कर लिया था रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम द रेडियस ऑफ एन न्यूक्लियस। हमने रेडियस को छोटा तो बोला था, मगर इस बारे में बात कर रहा था कि नहीं, पहले नेक्स्ट ऑप्शन को ही पढ़ते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना होता है। इलेक्ट्रॉन मूव इन एन सर्कुलर पाथ ए फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम। ये तो बात तो सही है, और हमने इस बात को भी ड्राइव कर लिया था कि बहुत ही छोटा होता है, मगर इस बात को हमने ड्राइव नहीं करा था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। एनर्जी के बारे में कुछ बातें नहीं करा था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ भी नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि 2021 में पूछा गया था एनडीए फेज 1 में। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेनली हम लोगों ने डिस्कवरी किया था यहाँ पर किसको, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, या फिर न्यूक्लियस को। तो मेनली यहाँ पर हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। हमने ये बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बहुत डेंस होता है और इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इस बारे में हमने बातें करा था। अब हम आते हैं कि साइज, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि साइज बहुत छोटा होता है। तो साइज छोटा जो होता है वो कितना छोटा होता है, यहाँ पर हम उस बारे में बातें करेंगे। देखिए जो न्यूक्लियस की साइज होती है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन इट। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है कि साइज कितना होगा। अच्छा, वन ऑन इट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पे इसका साइज डिपेंड करता है। फॉर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट इज़ फाउंड दैट द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस एक्स इज रिलेटेड टू द ए एस। मतलब क्या कि जो रेडियस ऑफ एटम एक्स का जो रेडियस है वो क्या होता है R0
इंटू ए टू द पावर 1/3। ए यहाँ पर क्या है, ए है हमारा एटॉमिक मास। तो किसी भी एक एटम का रेडियस उसके मास पे डिपेंड करता है। और जो आर नोट क्या है, आर नोट की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब जितना जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर एक एटम का न्यूक्लियस का रेडियस अगर आप निकालना चाहो तो आपको ए नॉट का वैल्यू पता हो, सॉरी ए का वैल्यू पता होना चाहिए। ए क्या है, एटॉमिक मास है, 1/3 होगा, 1/2 नहीं होगा। द डेंसिटी इनसाइड न्यूक्लियस इज गिवन बाय, और डेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं, देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब आप देखो कि डेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, मास। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, मास और एटॉमिक नंबर को एक साथ रखा है और यहाँ पर वॉल्यूम को पुट कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक डेंसिटी को आप यहाँ से अगर सब्जेक्ट बनाओ तो हो गया 3/4 मास इंटू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, और पाई आर, 4 पाई आर का क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। चूँकि डेंसिटी नॉर्मली हमें पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको समझाता हूँ एक बात को। डेंसिटी क्या था हमारा, 3/4 मास इंटू एटॉमिक मास बाई पाई आर एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर आप क्या करो, जो आर एक्स की वैल्यू थी इसको पुट करो, तो क्या होगा 3ma/4 पाई आर एक्स का वैल्यू पुट करो, तो ये होगा आर नॉट का क्यूब और ए का पावर 3 इंटू 1/3 पहले से, ये 3 से इस 3 को काट दिया इसने और इस ए ने इस ए को काट दिया। तो क्या बचा हमारा डेंसिटी बच गया 3 इंटू मास बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, जो कि आपका काम में इतना ज़्यादा नहीं आता, आपको इतना डिटेल में चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ता है। बस आप इतना समझो कि डेंसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस रेडियस का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मास का। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, जो फोर्स को जो न्यूक्लियर को रोक के रखता है, न्यूक्लियर को डीके नहीं होने देता है न्यूक्लियस को। अच्छा, क्या बोला गया है, आउट ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्सेज जो 4 फोर्स होते हैं, आउट ऑफ दिस 4 द फोर्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जिस फोर्स की वजह से स्ट्रक्चर बना रहता है न्यूक्लियस का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। दिस एक्ट बिटवीन प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड मोस्टली अट्रैक्टिव। तो क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच ये फोर्स एक्ट करता है। प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द सबएटॉमिक पार्टिकल इज 50 to 60 टाइम लार्जर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं वो 50 से 60 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कंपैरिजन में। द न्यूक्लियर फोर्स हैज़ ए रेंज ऑफ अबाउट few femtometer of the force to the negligible when two nucleons are separated by large distance। मतलब क्या, अगर आप दो न्यूक्लियंस को बहुत दूर दूर रख दो लार्ज डिस्टेंस पे, तो जो फोर्स है वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है। तो न्यूक्लियस में काफ़ी सारे फोर्स होते हैं जो उनको क्या करता है, जोड़ के रखने में हेल्प करता है। अब क्या बोला गया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियर को बांध के रखता है वो क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम ईच अदर टेक देम टू ए लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आप क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियन है उसको आपको बांध के रखने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, देखिए एनर्जी क्या होता है, mc², मास इंटू सी का स्क्वायर। तो जो मास है उस मास को यहाँ पर, मास कहाँ से आया है, एटम का जो मास वो कहाँ से आया है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और जो बाकी है जो भी इसको छोड़ के जो उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया इंटू c²। तो ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि हमारा चेंज इन मास का फॉर्मूला ये था। इसको हमने यहाँ पर पुट करके निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर जेड क्या है, एटॉमिक मास, यहाँ पर जेड क्या है, एटॉमिक मास, एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और छोटा एम पी ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ फोटोन है, फोटोन, और ये मास ऑफ प्रोटॉन। फोटोन क्या है, फोटोन आपको पता ही है कि ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइट, आप ऐसे इसको कह सकते हो, फोटोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ इज जनरेटेड बाय, कैसे जनरेट होता है, ये हमें 2021 में एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है।
फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इज एक्सप्रेशन वॉज प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन। बात तो सही है बिल्कुल। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एक्सप्रेशन वॉज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड ना, इसने इसके बारे में कहीं बातें नहीं करी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एक्सप्रेशन वॉज प्रपोज्ड बाय बोर, नहीं आइंस्टाइन नहीं किया था, तो ऑप्शन सही ए हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने बातें करा एटम और न्यूक्लिया के बारे में। देखिए एटम और न्यूक्लिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने यहाँ पर उनको मेंशन कर रखा है ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमी कंडक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो सिलसिला है उसमें से हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत ही कम टाइम लूँगा मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी कंप्लीट करने के लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। और ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अगर हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारे टीम से संपर्क करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।